नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका है भक्कर, और उसी इलाके में एक जगह है दरिया खान। और दरिया खान में दो भाई रहते थे। बड़े वाला भाई का नाम था फरमान अली, जिसका उम्र लगभग 35 साल था, और छोटे भाई का नाम था आरिफ अली, उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। दोनों भाइयों ने पढ़ाई लिखाई की थी, लेकिन जो बड़ा भाई था फरमान अली, वो 10वीं तक की साइंस से पढ़ाई करी थी, वो भी अच्छे नंबरों से पास किया था। लेकिन दोनों भाई का पढ़ाई छूटने के बाद शादी हो जाती है और बच्चे भी होते हैं। फिर एक टाइम पे लगभग 2010 की बात है, इन दोनों की पत्नियां छोड़ करके चली जाती हैं अपने मायके, वो भी बच्चों के साथ में। तो पता लगता है कि ये दोनों अपनी पत्नियों को मारते पीटते थे, परेशान करते थे, और काम धाम भी ठीक से नहीं करते थे, और कई कई दिन तक अपने घर से बिना बताए गायब रहते थे। ये सारी चीजें चल ही रही थी कि अचानक से 2011 अप्रैल में एक ऐसा वाकया होता है पाकिस्तान के अंदर कि 24 से 48 घंटे के बीच पूरे पाकिस्तान में खबर फैल जाती है। दरअसल फरमान अली और आरिफ अली जिस इलाके में रहते थे दरिया खान में, वहीं पर एक लड़की की मौत हो जाती है और उसकी लाश को वहीं के बगल के कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। उम्र थी उसकी लगभग 24 साल, और नाम सायरा परवीन था उस लड़की का। सायरा परवीन की मौत कैंसर से हुई थी, और वहीं पर ले जाकर कब्रिस्तान में उसको दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद फिर कब्रिस्तान से जितने भी रिश्तेदार आए थे सायरा परवीन के, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन जो नजदीकी परिवार के लोग थे, वो कब्र के ऊपर जाते हैं फतिहा पढ़ने के लिए, प्रेयर करने के लिए। सायरा के भाई एजाज खान जब कब्र के ऊपर पहुंचते हैं तो कब्र के हालात देखकर चौंक जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि कब्र को किसी ने खुदाई करी है, और जब कब्र के अंदर झांक के देखते हैं तो उसमें से लाश गायब थी, उनकी बहन की। इन सब बातों को देखकर एजाज खान बहुत परेशान होते हैं और आनंद फानंद में भाग कर जाते हैं पुलिस के पास और सारी कहानी बयां करते हैं। पुलिस भी सुनती है तो एकदम से चौंक जाती है। फिर पुलिस भाग के आती है कब्र के ऊपर, कब्र की तफ्तीश करती है, जांच करती है, तो पाती है कि वाकई उसके अंदर उनकी बहन की लाश नहीं है, और किसी ने कब्र खोदकर लाश को निकाल ली है। फिर इस लाश की गायब होने का खबर बहुत तेजी से फैलती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। पुलिस जांच करते करते इसी दरिया खान इलाके में एक घर में पहुंचती है। कुछ ऐसे सुराग मिले पुलिस को, जादू टोना या ऐसी कुछ चीजें कुछ लोग ट्राई करते हैं। तो फिर पुलिस को एक शख्स ने कब्रिस्तान में आने जाने वालों को कुछ लोगों की हुलिया बताता है, और बताता है कि इस तरीके के लोग रात के टाइम में आते जाते देखे गए थे। पुलिस की टीम के जो लीड कर रहे थे उनका नाम था इंस्पेक्टर फखर भट्टी। वो जब दरिया खां के जिस मकान में जाते हैं, वो मकान फरमान अली और आरिफ अली का था। वो दोनों अपने माँ बाप के साथ वहां पर रहते थे। बीवी दोनों को छोड़ के जा चुकी थी, और एक बहन थी जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं था। जब इंस्पेक्टर फखर भट्टी अपने टीम के साथ उस घर में पहुंचते हैं तो फरमान अली वहां पर मिलता है, और उस कमरे में कुछ नहीं मिलता। और जो दूसरा कमरा था उसमें इंस्पेक्टर फखर भट्टी जब जांच करने के लिए पूछते हैं तो फरमान अली बताता है कि वो आरिफ अली का कमरा है और वो कहीं किसी काम से बाहर गया हुआ है। लेकिन पुलिस की टीम दरवाजे को तोड़ती है और अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद अंदर का मंजर देखती है तो चौंक उठती है। कमरे के बीच में लगभग एक छोटा सा पतीला था। उस पतीले के अंदर मटन करी रखा हुआ था, और उसी के बगल में लगभग एक लकड़ी का फट्टा था, और फट्टे पे चाकू और कुल्हाड़ी और एक दो और छोटे मोटे हथियार रखे हुए थे, और सारे हथियारों के ऊपर मांस के टुकड़े का निशान था। वैसा लग रहा था कि जैसे इस लकड़ी के फट्टे के ऊपर मीट को काटा गया है। ये सब चीजें देखने के बाद भी पुलिस चौंक तो जाती है, पर पुलिस को नहीं पता था कि आगे आने वाले टाइम पे वो लोग क्या देखने वाले हैं और क्या सुनने वाले हैं। इसी जांच के दौरान जो इंस्पेक्टर फखर भट्टी थे, उनकी नजर जमीन पर पड़े चिट्ठियों पर गई, और चिट्ठियों ने एक लाइन बना रखी थी मोटी सी। वो लाइन सीधे एक चरपाई के नीचे जा रही थी। तो फखर भट्टी उस चिट्ठियों के लाइन के पीछा करते हुए जब चरपाई के नीचे गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ इंसानी मांस के टुकड़े थे, और वहीं पर पड़े एक बोरी को जब पुलिस ने खोली
तो देखा कि उसमें सायरा परवीन के लाश पड़े थे, जिसका लगभग 2 दिन पहले ही मौत हुई थी। पुलिस जब उस बोरी से लाश को बाहर निकालती है तो पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि लाश के एक पैर गायब थे, और जो पैर गायब थे वही ये लोगों ने उस पतीले के अंदर बनाया था रात में और खाया भी था। क्योंकि जब पतीले को चेक किया गया दोबारा तो जो चीजें गायब थी लाश से वही पतीले में मिली थी। और जो लकड़ी का पटरा था, उसके बगल में जो चाकू थे, कुल्हाड़ी थे, उन सब के ऊपर मांस के टुकड़े लगे हुए थे। और जब आरिफ अली को पकड़ा गया तो आरिफ अली ने बाकायदा एक्सेप्ट भी किया और बोला कि ये सब बड़े भाई ने मेरे बनाए हैं, और इस लाश को हम लोग 2 दिन पहले ही कब्र से खोद के लाए थे। फिर पुलिस उस बर्तन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है मुल्तान में। फिर मुल्तान में पता चलता है कि इस बर्तन के अंदर इंसानी मांस के टुकड़े थे। अब ये चीजें जब मोहल्ले वालों को पता चलती है तो एकदम बिल्कुल से बिफात पड़ते हैं। वो लोग बोलते हैं कि उन्हीं के बीच, उन्हीं की बस्ती में 2 आदमखोर रह रहे हैं जो कब्र से लाशें निकाल कर लाते हैं और खाते हैं। फिर पुलिस की टीम में दोनों भाइयों को ले जाकर पूछताछ करती है सख्ती से। तो ये लोग दोनों बताते हैं कि हम लोगों ने लगभग 100 लाशें ऐसे अलग अलग कब्रों से निकालकर अपने घर ले आए और उसको बनाए, मटन करी बनाए और खाए भी। और इसके पीछे की रीजन क्या थी, तो उन दोनों ने बताया कि एक कोई जादू टोना वाला आदमी मिला था। वो बताया था कि अगर तुम इंसानी मांस खाओगे तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी, तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे, जो चाहोगे वो होने लगेगा। फिर इन दोनों में जिंदे लोगों को मारने की हिम्मत नहीं थी, तो ये सोचे कि बात इंसानी लाश की है तो हम कब्र से ही निकाल कर क्यों नहीं खाते। फिर ये लोग अलग अलग कब्रों से, अलग अलग जगहों से इंसानी लाश को खोद के निकालते, अपने घर लेके आते और बाकायदा चावल और रोटी के साथ ये दोनों भाई बनाते और खाते। फिर पुलिस की टीम ने इनकी बीवियों से ही पूछताछ की और इनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ढेर सारे सवाल दागे उनके ऊपर। पर पत्नियों ने बताया कि ये लोग हमारे साथ मारपीट करते थे, काम धाम नहीं करते थे, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया। पर ये लोग इंसानी लाश को खाते थे ये हमें पता नहीं था। फिर पुलिस इन दोनों को अदालत ले जाती है, पर वहां के लोगों में भी भारी गुस्सा था। वो लोग ऐसा लग रहा था कि लोग ही मार देंगे इन दोनों को, लेकिन पुलिस उनको भारी सुरक्षा के साथ अदालत में पेश करती है और अदालत में मुकदमा चलता है। पर अदालत के अंदर एक अजीब चीज होती है। वहां की अदालतों को यह दिक्कतें आ रही थी कि एक आदमखोर को कौन सी सजा दी जाए, कौन सी उसके ऊपर धारा लगेगा, ऐसा वहां पर कोई प्रावधान नहीं था पहले, कि ऐसे मामले आए नहीं कभी, तो ऐसा किसी ने सोचा नहीं, ना ही किसी ने कानून बनाया। फिर वहां पर यह बताया गया कि मुर्दे को अपमान करना या मुर्दे के साथ गैर इंसानी हरकत करना, यह चार्ज लगाया गया इनके ऊपर। और इन 2 भाइयों को अदालत ने 2 साल की सजा दी, मात्र 2 साल, अप्रैल 2011 में। फिर इनकी 2 साल की सजा कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 2013 में इन्हें छोड़ दिया जाता है। 2013 में ये लोग जेल से बाहर आते हैं और जैसे ही ये लोग जेल से छूटने के बाद अपने गांव में पहुंचते हैं तो गांव के लोग देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं, एकदम लोगों में गुस्सा भड़क जाता है। फिर सारे गांव के, अगल बगल के गांव के लोग, सब लोगों ने रोड पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। आम जनता ने वहां पर टायर को जलाया, रोड को जाम किया। फिर पुलिस को इनको प्रोटेक्शन देना पड़ा। फिर दोनों भाई फरमान अली और आरिफ अली को लगा कि अब यहां के लोग हमें जीने नहीं देंगे। फिर दोनों डर गए और वहां से बहुत दूर किसी अन्य जगह पर जाकर के गुमनाम जिंदगी जीने लगे। लगभग 1 साल तक दोनों का कोई अता पता नहीं चला और पुलिस ने भी इनको बकायदा हिदायत दी थी कि अपनी पहचान और बाकी सारी चीजें गुप्त ही रखना, नहीं तो लोग तुम्हें मार देंगे। इस बीच साल 2014 आ जाता है और अप्रैल का महीना था। 2011 में भी अप्रैल का महीना था और 2014 में भी अप्रैल का महीना। तो जिस ये गुमनाम इलाके में रह रहे थे वहां पर इनके पड़ोसियों को इनके घर की तरफ से एक बदबू सी आती है, अजीब सी। फिर उसके पड़ोसी पुलिस को खबर करते हैं। पड़ोसियों को नहीं पता था कि जो हमारे बगल में रह रहे हैं कौन है। उनकी शिकायत के ऊपर पुलिस पहुंचती है वहां पे और मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग बड़े लोगों को लेती है और उस मकान में दाखिल होती है जहां दोनों भाई रह रहे थे, फरमान अली और आरिफ अली।
वहां पर भी कमरे में से कुछ नहीं मिलता है। वहां पर भी 2 कमरे थे। वहां पर आरिफ अली इनको मिलता है। आरिफ अली को देखते ही पुलिस पहचान जाती है। फिर जब पुलिस दूसरे कमरे को खोलती है तो देखती है कि उस कमरे में एक बच्चे का सर पड़ा हुआ है। जैसे उस शव के ऊपर नजर पड़ती है, कहानी एकदम फ्लैशबैक में चली जाती है। पुलिस को 2011 अप्रैल की सारी बातें याद आती हैं। फिर आरिफ अली से पूछताछ होती है। फिर उसके भाई फरमान अली को भी पकड़ा जाता है। फिर दोनों भाइयों की चर्चा फिर पाकिस्तान में फैली। फिर पता किया जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है। इन्होंने जेल से आने के बाद भी अपना पागलपन छोड़ा नहीं था। ये दोनों आदमखोर थे और फिर दोबारा सजा होने के बाद भी जेल से निकले, फिर आदमखोर बन गए। जहां भी मौका मिलता है इनको कब्रिस्तान पहुंचते, कब्र को खोदते और मुर्दे को खाते। तो एक ऐसी मिसाल जो कहीं नहीं देखने को मिलता। इनको एक चीज था कि हम लोग पकड़े न जाएं, हमारे ऊपर किसी का शक ना हो, इसलिए अलग अलग कब्रिस्तानों से लाशें निकालकर खाया करते थे। और इस तरीके से लगभग इन्होंने 150 लाशों को खाया। ज्यादातर कब्र खोदने के बाद उसके ऊपर अच्छे से मिट्टी भर देते थे ताकि किसी को शक ना हो, किसी को पता ना चले। और जो भी जिसके भी लाश थे, जिस भी उस लाश के ऊपर जो भी प्रेयर करने के लिए जाता था, दुआ फतिहा पढ़ने के लिए जाता था, उसको तो आधे लोगों को पता ही नहीं चलता था कि इसके अंदर कोई है भी या नहीं है। और ये दोनों भाई अपना काम कर रहे थे। पर ये जो इस बच्चे का सर मिला तो पुलिस ने चेक की तो पता चला कि एक बगल में ही मोहल्ला है, वहीं पर कुछ रोज पहले एक बच्चे की मौत हुई थी और वहीं पर एक कब्रिस्तान में दफनाया गया था। ये दोनों गए, इन दोनों को मालूम था कि एक बच्चे की मौत हुई है। फिर ये दोनों जाते हैं कब्रिस्तान के अंदर और कब्र को खोदते हैं और लाश को निकालकर अपने घर लेके आते हैं। और उस बच्चे की लाश के बाकी पार्ट्स को ये लोग बना करके खा गए थे, बस उसका सर बचा हुआ था। फिर पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि ये जब लाश को लेकर आते थे तो कोरमा बनाते थे और उसको चावल या रोटी के साथ खाते थे ज्यादातर। फिर पुलिस उनको अरेस्ट करती है और ये खबर पूरे पाकिस्तान में फिर दोबारा चर्चा का विषय बन जाता है। फिर वहां की अदालत, वहां की पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ऐसे हौसे और दरिंदे लोगों के लिए कड़ी सजा के नियम बनाई जाए, इनको आजादी के साथ घूमने न दिया जाए, इनकी आजादी पर रोक लगाया जाए। तब यह हुआ कि इनके ऊपर कोर्ट में एंटी टेररिस्ट की मुकदमा चलेगी। फिर दोनों के ऊपर मुकदमा चला। मुकदमे के अंदर तमाम दलीलें बहस की गई। अदालत ने दोनों भाइयों को 12 साल की सजा सुनाई। 2 साल सजा के बाद ये 2014 में रिहा हो गए थे। 2014 में फिर दोबारा पकड़े गए और फिर 15 में फैसला आया और फिर 2015 में जब इनको 12 साल की सजा हुई तो 2015 और 12 लगभग 2027-28 तक ये लोग जेल में रहेंगे और इनकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं हुई है अभी। और लगभग 40 से 45 की उम्र में दोबारा रिहा होंगे जेल से 12 साल की सजा काटने के बाद। तो पता नहीं, मालूम नहीं कि क्या होगा, क्योंकि जो इनको मुंह में लत लग गई है इंसानी खून की, इंसानी मांस की, तो क्या ये दोबारा शुरू करते हैं या फिर सब कुछ छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के आदमखोर की कहानी के केस में जो इंस्पेक्टर ने पूरे मामले की जांच की थी, जिसने लाइव प्रूफ देखा था, इंसानी मांस के टुकड़े देखे थे अपने आंखों से, उस इंस्पेक्टर के काफी लोगों ने इंटरव्यू किया। तो इंस्पेक्टर भट्टी ने बताया कि मैंने कभी अपने लाइफ में ऐसी खतरनाक मंजर और ऐसी चीजें नहीं कभी जांच की थी जो आदमी की रूह कांपा दे। उनका कहना था कि महीनों सालों बीत गए, कई जगहों पर मेरी ट्रांसफर हुई, पोस्टिंग हुई, लेकिन इस केस में जो कमरे खोले हमने, उस कमरे में जो चिट्ठियों की लाइन थी और जो चिट्ठियों की लाइन चारपाई के नीचे जिस बोरी में गई और उस बोरी को खोलना और उस बर्तन में इंसानी मांस के टुकड़े, करी जैसा सामान, जब भी याद आती है, जब भी मेरे दिमाग के ऊपर घूमती है तो मैं सिहर उठता हूं। इस चीज से मैं आज तक उबर नहीं पाया हूं। यह स्टेटमेंट इंस्पेक्टर फखर भट्टी का है। तो यह थी पाकिस्तान के 2 आदमखोर भाइयों की कहानी। तो इसी के साथ हम कहानी में आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
थैंक यू।